हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेस में आज हम भारतीय इतिहास पर भौगोलिक परिस्थितियों का क्या प्रभाव रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। यह टॉपिक बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो हैं हिस्ट्री के, उनके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत का जो प्राचीन इतिहास रहा है, उस इतिहास पर भारत की भौगोलिक परिस्थितियों ने यहाँ के इतिहास को किस प्रकार प्रभावित किया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार शल्य चिकित्सा से शारीरिकी का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार किसी भी देश का इतिहास जानने के लिए वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का भी अध्ययन नितांत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी देश की भौगोलिक परिस्थितियाँ उस देश पर या उस देश के इतिहास पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ती है। भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर के कारण ही एक देश के निवासियों के रहन सहन, भाषा, संस्कृति, शारीरिक बनावट इत्यादि में अंतर पाया जाता है। भौगोलिक परिस्थितियाँ विचारों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विचारों के अनुरूप ही संस्कृति का निर्माण होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी देश का इतिहास वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से अछूता नहीं रह पाता। ऐसा देखा गया है कि जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का बाहुल्य होता है, वहाँ के लोग आलसी होते हैं और वे अपना ध्यान आलस्य और प्रमाद के कारण श्रम पर अधिक नहीं लगा पाते। प्राकृतिक संसाधन जिस क्षेत्र में बाहुल्य से प्राप्त होते हैं, वहाँ पर संस्कृति का विकास होता है। इसके विपरीत जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है, वहाँ के निवासियों में कठिन परिश्रम करने की आदत नहीं होती। प्राकृतिक संसाधनों के बाहुल्य होने के कारण व्यक्ति आलसी हो जाते हैं और वे श्रम से दूर हो जाते हैं। इसी आधार पर उनके शरीर की बनावट और श्रम को लेकर भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि लोगों के चरित्र और उनकी सभ्यता एवं संस्कृति पर उनके निवास स्थान की भौगोलिक परिस्थितियों का अमिट प्रभाव पड़ता है। भारत की भौगोलिक परिस्थितियों ने भी भारतीय इतिहास पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। भारत के उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक फैली हुई हिमालय पर्वतमाला की विशाल श्रृंखला भारत को एशिया से पृथक करती है और बाकी तीनों ओर से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की यह भौगोलिक स्थिति भारत को संपूर्ण विश्व से पृथक करती है और यहाँ स्वतंत्र जीवन शैली और संस्कृति के विकास में भी सहायता करती है। हिमालय में दर्रे होने के कारण भारत ने विदेशों से संबंध स्थापित किए। अनेक व्यापारी
और यात्री भारत आए और भारत से विदेशों को गए। इन्हीं दर्रों के माध्यम से बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध का संदेश विदेशों को पहुंचाया और बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पर अपनी ख्याति दिलवाई। प्राचीन काल से ही भारतीयों की यह धारणा रही है कि हिमालय उनका प्रहरी है, अतः उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा पर कभी भी सुरक्षा के प्रबंध नहीं किए। इसीलिए चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से ही विदेशियों के इस दिशा में आक्रमण होने लगे और उन्होंने भारत में खूब लूटपाट की और बाद में यहाँ की संपदा के लालच में आकर वो यहीं बस गए। जो आक्रमणकारी भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में आए थे, उन आक्रमणकारियों में आर्य, पार्थियन, ग्रीक, शक, कुषाण, हूण, तुर्क, मंगोल, मुगल इत्यादि थे। इन्होंने इन्हीं दर्रों से होकर भारत में प्रवेश किया और भारतीय संस्कृति को ये निरंतर प्रभावित करते रहे। भौगोलिक भिन्नताओं के आधार पर भारत को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है और इन्हीं भौगोलिक विभिन्नताओं के कारण भारत में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न राजनीतिक इकाइयों और संस्कृतियों का विकास हुआ। इन राज्यों के गुण एक दूसरे से काफ़ी भिन्न थे। भारत के मध्य में स्थित विंध्याचल पर्वत ने भारत को उत्तर और दक्षिण भारत में विभाजित किया। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की संस्कृति को अलग अलग किया है। उत्तर भारत में आक्रमणकारियों के कारण कई राजनीतिक विप्लव हुए और उनका प्रभाव भी यहाँ के रीति रिवाजों, यहाँ की भाषाओं, यहाँ के विचारों पर पड़ा। लेकिन दक्षिण भारत में या दक्षिण में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस कारण दक्षिण में एक अलग प्रकार की संस्कृति का विकास हुआ। प्राचीन काल से ही इन भारत के दो क्षेत्रों को, उत्तरी भारत के क्षेत्र को आर्यावर्त एवं दक्षिण भारत के क्षेत्र को दक्षिणावर्त के नाम से जाना जाता था। भारत के कुछ निश्चित क्षेत्र जैसे राजस्थान का मरुस्थल, घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, जहां आक्रमणकारियों का प्रवेश मुश्किल था, वहां अलग प्रकार की संस्कृति का विकास हुआ जो भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खाती थी। यहाँ तक कि आज यहाँ की परिस्थितियों में अंतर आ गया है और एक पृथक राज्यों की मांग हो रही है, क्योंकि वे कहते हैं कि उनका इतिहास और संस्कृति अलग हैं। इन सब के पीछे भौगोलिक परिस्थितियों ने उन क्षेत्रों को प्रभावित किया है। देश की जलवायु ने भी भारतीय इतिहास पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। उत्तर भारत की शीतोष्ण जलवायु ने यहाँ के निवासियों को आलसी और आराम प्रेमी बनाया। इसी कारण यहाँ के निवासी विदेशी आक्रमणकारियों का प्रतिरोध नहीं कर सके और जब ये आक्रमणकारी यहाँ आकर बस गए तो वे आलसी हो गए और बाद में आने वाले आक्रमणकारियों से वे अपने राज्य को सुरक्षा नहीं दे सके और उन्हें पराजित होना पड़ा। इस प्रकार यहाँ की जलवायु ने भी उन पर अपना प्रभाव डाला। दूसरी तरफ भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों ने, उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास हुआ, उनमें लड़ाकू प्रवृत्ति का विकास हुआ। उन्होंने सभी आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक
मुकाबला किया और उन्हें झुकने पर, भागने पर और पराजित होने पर मजबूर भी किया। इसका प्राचीन भारत का एक सर्वोत्तम उदाहरण है कि उत्तर भारत के प्रतापी राजा हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के पुलकेशियन द्वितीय के समक्ष हार माननी पड़ी। इसी प्रकार राजस्थान के राजपूतों और महाराष्ट्र के मराठों ने मुगलों का मुकाबला किया, जबकि संपूर्ण भारत पर मुगल अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे। सिंधु प्रदेश और गंगा यमुना के उपजाऊ क्षेत्रों ने समृद्धशाली सभ्यता को जन्म दिया, साथ ही साथ विदेशी आक्रमणकारियों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी की उपजाऊ भूमि में विकसित हुई, जिसके अंत का एक कारण आर्यों का आक्रमण भी है। आर्य भारत में सर्वप्रथम आकर सप्त सिंधु प्रदेश में बसे और बाद में गंगा यमुना के उपजाऊ प्रदेशों में अनेक नगरों का उनके द्वारा निर्माण किया गया। मगध के उत्थान का एक कारण जो भौगोलिक स्थिति का रहा है, सिकंदर से लेकर महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी तक जितने भी भारत पर आक्रमण हुए, वे सभी उत्तर भारत के उपजाऊ प्रदेश की अपार धन संपदा को लूटने के विचार से हुए थे। इस प्रदेश में अच्छी जलवायु के कारण कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई और मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्यों का भारत में प्रादुर्भाव हुआ। तक्षशिला और नालंदा जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी इसी क्षेत्र की सुंदर जलवायु के कारण विकसित हो सके। उपजाऊ भूमि ने भारत में समृद्धि को बढ़ाया। यहाँ के निवासियों को जीविका की चिंता नहीं रही और उनका झुकाव आध्यात्म और दर्शन की ओर हुआ और इसके फलस्वरूप ही भारतीय दर्शन और भारतीय आध्यात्म का विकास भी हुआ, जिसका आज के विकसित पश्चिमी देश अनुसरण कर रहे हैं। वो प्राय भौगोलिक परिस्थितियों का ही एकमात्र परिणाम था। वैदिक एवं उत्तर वैदिक साहित्य का प्रादुर्भाव भी यहाँ की समृद्धता का ही परिणाम है। भारत का 3 ओर से समुद्र से घिरा होना विदेश व्यापार के लिए तो वरदान साबित हुआ। प्रथम शताब्दी की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में अनेक स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि भारत में समुद्री मार्ग द्वारा विदेशों से व्यापार होता था और भारत के विदेशों से संबंध भी स्थापित हुए। भारतीय संस्कृति का विस्तार दक्षिण पूर्व में भारत की इस भौगोलिक स्थिति के फलस्वरूप हुआ। भारत में नदियों का भी जाल बिछा हुआ है, जिनमें वर्ष भर पानी बहता रहता है। प्राचीन भारत में की सभ्यताओं का अगर अध्ययन किया जाए तो इन्हीं नदियों के मुहानों पर प्राचीन संस्कृतियां स्थापित हुई, क्योंकि वो संस्कृतियां कृषि एवं पशुपालन और अपने जीवन के जितने भी उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों को पूरा करने में प्राकृतिकता ने एक सहयोग तो दिया ही है। इसी कारण भारत में इन प्राचीन संस्कृतियों का विकास संभव हो पाया। भारत में कई सारी नदियां हैं जिनमें वर्ष भर पानी बहता रहता है और ये नदियां विभिन्न
नगरों को जोड़ती थी और जल मार्ग का भी कार्य करती थी। यही जल मार्ग व्यापार के लिए सबसे सस्ता एवं उपयुक्त मार्ग होता था। इसलिए आंतरिक व्यापार एवं वाणिज्य का भी भारत में काफ़ी विकास हुआ। इन नदियों का उपयोग सैनिक कार्यवाही में भी किया जाता था। पाटलिपुत्र नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए पाटलिपुत्र को जलदुर्ग भी कहा जाता था। ऐसी भी संभावना है कि शायद अशोक ने अपने स्तंभ अभिलेखों को देश के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए नदी मार्ग का उपयोग किया हो। ये नदियां विभिन्न राज्यों की सीमा रेखाओं का भी काम किया करती थी। भारत की प्राकृतिक संपदा ने यहाँ के सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया। उत्तर भारत में लकड़ी का बाहुल्य था। इसी कारण उत्तरी भारत में लकड़ी के मकान बने, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण निर्मित भवनों का निर्माण हुआ। बिहार में तांबे की उपलब्धता के कारण तांबे के औजारों का आर्य सभ्यता में निर्माण हुआ, जिस कारण खेतों को काटने में सुविधा हुई और खेती योग्य भूमि उपलब्ध हुई। इसी के फलस्वरूप मगध और अवंती जैसे शक्तिशाली राज्यों का भी उदय हुआ। संभवतः सातवाहनों के उदय में भी लोहे का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना एक प्रमुख कारण था। भारत में समय समय पर उसी धातु के सिक्के प्रचलित हुए जिस धातु का यहाँ उस समय बाहुल्य था। भारत में प्राकृतिक विविधता के कारण विभिन्न प्रदेश बने और उनका स्वतंत्र रूप से भी विकास हुआ। इन सभी प्रदेशों की संस्कृति और प्रथाएं अलग अलग थी, जिस कारण वे समय समय पर साम्राज्यों से पृथक होते रहे। भारत का क्षेत्र इतना विशाल था कि इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। उत्तर भारत की आर्थिक संपन्नता के कारण उत्तर भारत के शासक अत्यधिक बलशाली रहे और भारतीय राजनीति पर उत्तर भारत का प्रभुत्व बना रहा। भारत का क्षेत्र काफ़ी विशाल और चारों तरफ से पहाड़ और समुद्र से घिरा हुआ था। सभी साधन एवं संपन्नता यहाँ विद्यमान थी, जिस कारण यहाँ के राजाओं में अन्य देशों की विजय की भावना का अधिकांशतः अभाव बना रहा और वे किसी भी देश पर अपनी स्थायी विजय स्थापित नहीं कर सके। भौगोलिक परिस्थितियों में विविधता के कारण भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृतियों एवं राज्यों का उदय हुआ, लेकिन एक विशेषता यह भी रही कि भारत में अनेकता में एकता का भाव भी विद्यमान रहा और यही विशेषता भारत की प्राचीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता बनी रही और इसी के आधार पर विश्व में भारत की इस प्राचीन गौरवमयी संस्कृति को एक अलग दर्जा या अलग ख्याति प्राप्त हो सकी। इसी भावना के कारण भारत एक राष्ट्र के रूप में विकसित हो सका। इस प्रकार भौगोलिक परिस्थितियों ने भारतीय इतिहास पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इससे विदित होता है कि अगर किसी देश की भौगोलिक दशा का अध्ययन किया जाए तो वहाँ की भौगोलिक तथ्यों को, ऐतिहासिक तथ्यों को प्रमाणित करने में
काफ़ी सहायता मिलती है। इस बिंदु के अंतर्गत हमने भौगोलिक परिस्थितियों का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।